ओके, आगे अब हम देखेंगे मास एंड वेट में क्या अंतर है। ये लो मनिका को दे दो। मोहजीत आ गए, मोहजीत कौस्तभ स्वास्तिका। चलो ओके, मास एंड वेट। ऑन कर दीजिएगा। मास एंड वेट, दैट इज, मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर contained in a substance is called mass. Example, mass of, ठीक है, किसी भी चीज का, अ डेस्क, कोई जिसपे हम लिखते हैं डेस्क, इट इज 20 kg, या मास ऑफ पोटैटो इज 4 kg। आलू लेके आए हैं बाजार से, तो मास ऑफ पोटैटो हम क्या कह सकते हैं? पोटैटो इज 4 kg। मास इज स्केलर क्वांटिटी। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। कोई ये कह दे कि इसका मास 4 kg नॉर्थ साइड में, तो क्या सही होगा? वो तो स्केलर है, उस डायरेक्शनलेस क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट क्या होती है? kg। So mass is a scalar quantity. Scalar quantity. It has magnitude only, but no direction. इसमें जो नंबर है यही मैग्नीट्यूड कहलाता है। It has magnitude only and no direction. इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है। यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास क्या होती है? इस kg। वेट देखिए सर, इट इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ये भी अच्छा, मास किसी भी चीज का चेंज होता सर माटे ये प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया। है। यस, इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, मास इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। जो इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल है? अगर किसी चीज का मास ज्यादा होगा तो उसमें चलते रहने या रुके रहने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और उस चीज़ को अगर आप उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कराना चाहेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बात है। हाँ बोलो। ऐसा लिखा है? ये सही कह सकते हैं। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। इफ समथिंग हैज मोर इनर्शिया, दैट इट मींस इट हैज मोर मास। ठीक है, तो अगर ये कहा जा सकता है इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। So if any object has more mass, then ये लिखा है तुम्हारे में, क्या लिखा है? Yes, sir, second line with mass of an object is measure of its inertia. ठीक है, ये लिख सकते हो। It's the measure of inertia. If mass of an object is more, तो क्या होगा? Then its inertia is more. ये बात हो गई। अब अगर देखो कोई चीज नीचे गिर रही है m मास की, तो बोलो अर्थ उसको अपनी तरफ एक्सीलरेट करेगी, और नीचे की ओर एक्सीलरेशन क्या करेगा? लगेगा या g का लगेगा? Yes, sir. फोर्स होता है m में, फोर्स की क्या वैल्यू होती है? M. तो दैट इज डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड पुल होता है, डाउनवर्ड पुल on any substance यानी any object due to gravity, इसे क्या कहेंगे? is called weight, इसको weight कहेंगे। अब हम जानते हैं कि जो डाउनवर्ड पुल, इस पे फोर्स लग रहा है, तो डाउनवर्ड पुल है, उस फोर्स का फार्मूला बताओ न्यूटन के सेकंड लॉ से ऑफ मोशन से, क्या ma होता है? Yes. लेकिन अभी अभी आपने कहा कि डाउनवर्ड पुल को तो आप वेट कहेंगे,
तो वेट को क्या लिख देंगे, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल ना लिख दीजिएगा क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू वर्क कहलाता है, स्मॉल डब्ल्यू लिखना होगा। और बताओ ए की जगह आरिश क्या लिखोगे, जी। तो वेट का फार्मूला क्या हो गया बताइए, सही है। मेरा कहने का मतलब है आरिश, अगर 2 kg की कोई चीज है, 2 kg तुम पोटैटो बाजार से खरीद के ला रहे हो तो उसका वेट कितना होगा बताओ, जिगिशा, करेक्ट। जैसा जिगिशा ने बताया कि वेट ऑफ 2 kg पोटैटो, तो वो जिगिशा ने इसमें क्या किया, मास की जगह 2 रख दिया, उसकी जगह 9.8, तो 19.6 न्यूटन। अगर तुम 40 किलो की हो तो तुम्हारा वेट कितना है 40 kg पे, बोलो सही है। तो 9.8 अगर स्विफ्टली ना कर सको तो 10 रख लो, थोड़ी देर के लिए, बोलो 400 न्यूटन। हमेशा जो वेट होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होके आएगा क्योंकि वो पुल की वैल्यू है, वो न्यूटन में आएगा। तो यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। लिखो इस चीज को कि वेट एज इसमें क्या होगा बोलो, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। वेट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, और ये क्या कहलाएगी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड होती है। चलो अब देखो, जो वेट किसी चीज का होगा तो वो वैरी भी कर सकता, लेकिन मास वैरी नहीं करता। अगर अर्थ है, ये देखो, अगर ये सन है तो इस पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी होगी तो पुल ज्यादा होगा, और अगर मून है तो उतना पुल नहीं होगा। इसका मतलब है वेट वेरीज इवन विद इन अर्थ फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। पोल पर और इक्वेटर पे क्या है, अलग अलग तरीके से काम करेगा। किसी भी चीज का वेट, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये अर्थ है, तो अर्थ में बताओ पोल पे जी की वैल्यू अनुष्का कितनी है, करेक्ट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इक्वेटर पर कितनी है 9.79 मीटर पर सेकंड। तो बोलो किसी भी चीज का वेट पोल पे ज्यादा होगा कि इक्वेटर पर, क्योंकि पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है। इवन ये तो मैंने अर्थ में बात कर दी, प्लेनेट टू प्लेनेट भी डिफर करेगा। किसी में जो ज्यादा बड़ा प्लेनेट है तो क्या उसकी जी की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी। तो इस तरीके से इस बात को लिखो कि वेट एज वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स इज ग्रेटर, ऐसा क्वेश्चन बुक में भी है तुम्हारे एक्सरसाइज में, देन इक्वेटर। सो वेट ऑफ, क्योंकि ये नारंगी की तरह चपटी है धरती, यहाँ 99% है और ये 100% है, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पोल इज मोर देन एट इक्वेटर। क्योंकि जी के घटने से क्या होगा, मान लो तुम्हारे मित्र ने पोल से सोना खरीदा और इक्वेटर पे तुम रहते हो लाके दिखाया, तो क्या सोने का वेट वही आएगा कि कम आएगा, कम आएगा। तो वो तुम्हारा मित्र तुम पर बिगड़ने लगेगा, मेरे कम सोना ले आए। ये क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज का। अब आगे देखो, पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, इन दोनों में अंतर क्या है। सो मास इज द मीजर ऑफ इनर्शिया, अमाउंट ऑफ मैटर भी लिख सकते हो, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, चलन में है, इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मास क्या चीज है, मास इज amount of matter
contained in an object. It is measure of inertia. मान लो किसी चीज में मोती पे तुमने उंगली से फ्लिक किया तो क्या मोती उछल जाएगी? और तुम पहाड़ पे फ्लिक करो या किसी बड़े पत्थर पे उछलेगा क्या? तो जिसमें ज्यादा इनर्शिया है, जो ज्यादा रजिस्ट कर रहा है एनी चेंज ऑफ स्टेट, तो उसका मास ज्यादा है, तभी तो वो कर रहा है। तो इसलिए क्या कहा गया? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। और वेट क्या है? इट इज द डाउनवर्ड पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। डाउनवर्ड पुल सही है। क्या लिखेंगे? इट इज डाउनवर्ड पुल ऑन एनी object due to gravity. It does not vary. अगर 2 किलो की चीज है तो वो मून पे भी 2 किलो की रहेगी। हाँ, वेट अलग अलग हो सकता है। It does not vary from place to place. जितना उसमें मैटर है, जितने एटम्स हैं, क्या वो बदल जाएंगे क्या? वो तो नहीं बदलेंगे। It does not vary from place to place. और ये क्या होगा? इट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन अर्थ एंड आउट ऑफ अर्थ ऑल्सो। अर्थ में भी पोल से इक्वेटर पे बदल जाएगा संजना, एंड आउट ऑफ अर्थ भी बदल जाएगा। अच्छा, ऐसा देखिए, अगर 2 किलो आलू है तो क्या उसका वेट 0 हो सकता है अभिनव, की नहीं हो सकता? करेक्ट। जैसा अभिनव ने बताया कि 2 किलो आलू का वेट 0 हो सकता है, तो ऐसा इन्होंने क्यों बताया, इस चीज को हम लोग समझें। वास्तव में अभिनव क्या कहना चाह रहे हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। अभिनव का कहना है कि मान लीजिए ये अर्थ है और ये मून है। मून थोड़ा छोटा है, 1/4 है। तो अगर कोई बॉडी अर्थ से दूर होती चली गई और मून के पास होती चली गई, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर अर्थ भी अपना इसको खींचेगी और मून भी खींचेगी, बीच में चली जाए। तो ऐसे में इस पर नेट पुल कितना हो जाएगा बोलो? अगर दोनों इक्वल फोर्स लगाने लग गए तो क्या होगा? नेट पुल किसी भी तरफ 0 हो जाएगा, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 0। फिर वो वहीं लटकी रहेगी त्रिशंकु की तरीके, अश्वत्थामा की तरीके, वो कहीं नहीं जाएगी। सही है कि नहीं? तो जिस चीज पर क्या हो, वेट कैन बी 0 बट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी 0। देखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी 0। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें तो अमाउंट ऑफ मैटर होगा, तभी तो उसे ऑब्जेक्ट कहा गया है। और जबकि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी 0। चौथा पॉइंट आशीष क्या होगा? 4th पॉइंट बताओ, कौन सा? बताते नहीं तुम, हमेशा क्लास को मिसगाइड करने में हमेशा आगे रहते, शरारती बहुत हो। इतना कैसे शरारत आ गया तुमने? ठीक है, मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई, ये दिशाहीन है, ये अदिश राशि है, जबकि वो सदिश राशि है, उसमें दिशा है। सो वेट क्या है? वेट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज इसकी यूनिट क्या है? केजी, जबकि उसकी यूनिट क्या है? अब देखो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, ऑन अर्थ एंड मून, दोनों पे देखें। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ
मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। नवदीप इसका वेट बताओ। फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ। बताइए, 9.98 बताओ। 98 न्यूटन। कोई बात नहीं। वेट इज इक्वल्स टू mg। तो मास कितना है? 10 kg। m इज 10 kg और g कितना है? 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को अब यूज करो। 98 तो न्यूटन। 10 इंटू 9.8 98 98। न्यूटन। वैसे न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि केजी में है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, Yes, sir. ये भी कह सकते, सही है। अब देखो वेट ऑन मून, मून के बारे में। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन, वेट निकालना है किसी चीज का नवदीप, तो इसका आपको सोचना नहीं है, 9.8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए आपके में देखो टेबुलर फॉर्म दिया है। अर्थ का मास कितना लेना है? मास ऑफ अर्थ 5.98 है, लेकिन मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट लूंगा। 6 इंटू 10 टू द पावर 24 आप भी यही ले लेना, ज़्यादा वैसा कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। 98 इतना ना, 6 तो पहले भी लिए हो। और मून का कितना है? मास ऑफ मून 7.36। ये जो दिया है वही ले लो। मून 100 गुना हल्का है। देखो रेडियस 1/4 है, लेकिन मास 100 गुना है। सही है। दैट इज 22 kg। रेडियस ऑफ अर्थ भी बताइए। रेडियस ऑफ अर्थ पर एक सवाल अभी किए हो, मालूम है? तो 6400 किलोमीटर है रेडियस ऑफ अर्थ का, या फिर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 है। सामने किया है कि नहीं किया? अभी पीछे किए थे पिछली बार, नहीं? दैट इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। मून इसके 1/4 है। देख लो, अगर 1/4 करोगे नीचे वाली वैल्यू आएगी। 1/4 करके देख लो, 74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये सब समझ में आ गया? अब मुझे बताओ कि g की वैल्यू, g का फार्मूला तुमको प्रियांशु पता है? फार्मूला बताओ g का। G m1 into m2 by r square। तुम तो अच्छा जानते हो। आप बताओ प्रभात, g का फार्मूला, स्मॉल g का। यस, तो दैट इज फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या होता है बोलो? फार्मूला ऑफ g, इट इज इक्वल टू g और m बाई r स्क्वायर। ये सही है कि नहीं? ये पिछली बार फार्मूला में कराया था, जहाँ कैपिटल एम क्या है बोलो? मास ऑफ प्लेनेट और सैटेलाइट। अब सैटेलाइट होगा तो वहाँ सैटेलाइट का रख देना, अर्थ के केस में क्या रखोगे? एमी। और मून के केस में सही रख दोगे। अब मैं दो लोगों के लिए जी निकालूंगा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पर है तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या लगेगा, और मून पर है तो वो कैसे आएगा। दोनों पे अलग से जी की वैल्यू निकालूंगा, उसी पर ये सवाल है। दैट इज जी ऑन अर्थ निकालो, वो तुम पहले निकाल चुके हो, और जी ऑन मून निकालो। देखो, ये मुझे बताओ कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन अर्थ, तो इसे लिखोगे GE, और इसका फार्मूला क्या होगा? दैट इज G मास ऑफ अर्थ और अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून का क्या फार्मूला होगा? जी वही रहेगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन यहाँ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून। इतना बात समझा? कहने का मतलब है कि अगर अर्थ है और अर्थ पे कोई चीज छोड़ दो तो उस पर जो लगेगा उसे तुम GE कहोगे, उसी को हम लोग जी भी कहते हैं।
कई सवाल किए तो सिर्फ जी भी तो बोलते हैं, लेकिन अगर मून पे कोई चीज गिर रही है तो उसे क्या कहोगे? जी। जहां पर आरएम क्या है? रेडियस ऑफ, और इसका मास क्या है? इसे क्या कह रहे हो? आर ई। और इसके मास को क्या कह रहे हो? सही है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, जीई बाई जीएम जरा करो। जीई बाई जीएम तो बोलो वहां क्या होगा? जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर और अपॉन जी एम एम बाई आर एम स्क्वायर होगा ना। इतना तो समझ आया। देखो ये तुम्हें फार्मूला समझ में आ गई, प्रभात ने बोला यही ना। तो मैंने अर्थ के केस में अर्थ के सारी चीजें रख दिया, मून के केस में। और अब मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। ये दोनों जी सिंपली चूंकि इनकी 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 वैल्यू है, कट जाएंगे। अब क्या हुआ? जीई बाई जीएम को तुम क्या लिख सकते हो? एमई बाई आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एमएम बाई। अगर ये देखो डिवाइड का साइन लगा दिया। अच्छा डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन लगाता है तो क्या होता है बताओ? ये बाद वाला जो चीज़ें पलट जाती है। मान लो जैसे मैं 8 डिवाइडेड बाई 2 करूं तो ये 8 इंटू 1/2 हो जाए, हो ही जाता है कि नहीं? बाद वाला पलट जाता है। वैसे यहाँ पर एम ई बाई आर ई स्क्वायर और इंटू में आर एम स्क्वायर बाई एम एम। ये सही है, पलट गया ना, बाद वाला पलट दिया। देख लो तो क्या होगा? अब इसमें सबकी वैल्यू डालो। मास ऑफ अर्थ कितना है ये, और मास ऑफ मून वो कितना है? ठीक है, दैट इज मास ऑफ मून लिखो। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, मास ऑफ अर्थ, सभी की वैल्यू लिखनी है, अर्थ अपॉन मास ऑफ मून। नीचे की नहीं, एक ही तरफ लिख लेता हूँ, मास एक तरफ लिख लेता हूँ और आर एम बाई आर ई। ठीक है, इन पे बाहर में स्क्वायर लगा देता हूँ। इतना बात समझ में आ गया है? वही चीज़ आर एम आर ई एक साथ लिख के बाहर स्क्वायर लगा दिया। इसमें क्या चीज़ है? जिज्ञासा समझ आ गई बात? बस इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, और इनका स्क्वायर बाहर लगा दिया। है? बताओ अब इनकी वैल्यू रखो। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 into 10 to the power 22. और मून का कितना है? 7.36 into 10 to the power 36 इंटू 10 टू द पावर 22। आर एम बताइए, रेडियस ऑफ मून 1.74 into 10 to the power इंटू 10 टू द पावर 6. 6। और इसका कितना है? बाहर स्क्वायर। सही, ये दोनों कट गए। Yes, sir. और बोलो 22 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 2. 2 बच जाएगा। तो यहाँ 6 है और 10 की पावर 24 माइनस 22, और नीचे क्या आ गया? 7.6 है, ये कट चुका है। 1.74 को 2 बार लिखो और 6.4 को कितनी बार लिखो? इसको भी 2 बार लिखो। ये मुझे बताइए, अगर यहाँ 2 डेसिमल प्लेस कटेंगे तो क्या इधर के भी 2 डेसिमल जाएंगे? देखो एक एक अंक के पहले 2 डिजिट्स हो गए कि नहीं? अच्छा इतनी बात हो गई। इस पे क्या 100 आएगा? 100 आ जाएगा। देखो 10 की पावर कितना आ जाएगा? तो ये मुझे बताओ, अगर तुम 100 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 1.74 से, तो अनिकेत क्या आ जाएगा बताओ? ये तो 174 हो गया। मैंने इसका डेसिमल कट कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई करके बताओ। 6 into 174 into 174 divided by, मतलब ये 174 हो जाएगा ना? Yes. इसका तो डेसिमल हट गया था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये भी हट जाएंगे। हाँ, तो अब क्या हो गया? 6 इंटू 174 इंटू 174 और अपॉन 7.6 इंटू 64 इंटू 64। अब इसको कट करना शुरू करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। 2 से 6 से कोई चीज़ कटेगी क्या? 6 से तो नहीं कटेगी, इससे करो, कट करो। दैट इज 2 से, तो ये 3 आएगा और ये कितना आएगा? 3.8। ये 2 से कट जाएगी 32, और ये कितना?
तो क्या आएगा 7.36 का 6 से कट रहा है 12 कभी नहीं कटेगा 7.36 2 से ही कट करो 2 3 जा 6 2 6 या 12 और 8 आ गया 2 से और कट कर दिया तो 2 से कट किया 2 8 जा 16 2 7 जा फिर इसे कट करो 2 8 जा 16 2 7 जा और उसके साथ भी इसे कट कर दो दोनों को कट कर दो देख लो 2 से इन दोनों को कट किया 2 से इन दोनों को कट किया 2 से इन दोनों को यहाँ तक समझ आ गया इनको कट करने के बाद अब कहीं से कुछ भी नहीं कट हो रहा कुछ कट हो रहा है क्या ये 3 से कट हो जाता है 3 से कट होगा तो 3 से तो और कुछ कट नहीं कुछ भी नहीं कट होगा अब देखो अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो 3 से 87 का करो नाउ मल्टीप्लाई विथ 3/87 कितना हो गया बोलो 261 और इंटू 87 और नीचे भी मल्टीप्लाई करो 32 इंटू 32 किसी को पता है 10 कितना होता होगा 1024 होता है 1024 और इंटू 3.68 तो कोई एक ऊपर वाला कर ले कोई नीचे वाला और ऊपर नीचे की वैल्यू बताओ 19704 और नीचे देखो नीचे भी मल्टीप्लाई करो Sir, 19707 है। अच्छा 6 से करो 6 हो गया 6 + 12 14 6 1 is 6 3 4 + 1 2 + 6 2 ये चीज आ गई और 2 डिजिट पहले कैसे 3768.32 ये डेसिमल हटा के ऊपर जीरो बढ़ा दो तो 1970700 और नीचे कितना आ गया अच्छा अब सिंपली इसे डिवाइड कर दो एग्जैक्टली 60 आएंगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं मैं यहाँ करके दिखा दूंगा देखो 37832 और ये कितना है जरा 6 इसे करके देखो 6 2 जा 12 6 3 जा 18 और एक 19 6 8 जा 48 तो 49 6 6 जा 36 तो 40 6 7 जा 42 + 6 46 और 6 3 जा अब इसको देखना पड़ेगा ये सही है क्या मल्टीप्लाई करें नीचे का मल्टीप्लाई नीचे का मल्टीप्लाई किया गलती पकड़ में आई क्या सर, बोलो 261 into 67 2707 2 2707 यहाँ पे कितना होगा 22707 22707 तब तो आ जाएगा 2 2 करो ये 2 2 है सही है तो बोलो 6 3 जा 18 + 4 कितना होगा आ गया कि नहीं वही चीज आ गई कितना बच रहा है 8 तो ये 0 यहाँ कितना बच रहा है 7 है तो कैरी करो 17 8 और ये अब इसके पास कहना तो 9 बस कितना बचा है इतना कोई ज़्यादा नहीं तो लगभग कितना आ गया 6 आ गया और अगर तुम करोगे एक डेसिमल लगाओगे एक जीरो बढ़ाओगे तब भी नहीं जाएगा फिर एक जीरो बढ़ाओगे एक जीरो बढ़ाओगे 1 2 3 4 5 6 तब यहाँ कुछ आएगा तो कितना आता है
अब वो भी कितनी बार जाएगा, टू टाइम्स जाएगा या 3 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, बस इतना ही तो आएगा, सही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ बताओ, इसकी कितनी वैल्यू आ गई 6, यानी GE बाई GM कितना आ गया बताओ, दैट इज इक्वल टू 6। तो बोलो GE कितना आ गया 6 GM, तो बोलो GM की कितनी वैल्यू आ गई 1/6 GE। इससे क्या पता चलता है आरिश कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून is 1/6 of gravitational acceleration on Earth। यहाँ पे जितने स्पीड से कोई चीज गिरती है 1/6 ही एक्सीलरेशन वहाँ। इस चीज को लिखो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून इज 1/6। ये डिडक्शन आपसे कोई पूछने वाला नहीं है और ना ही मैं कल भी पूछने जा रहा हूँ। However, ये कंफर्म तो हो गया ना कि ये चीज़ वैलिड है, ये बात तो आपको पता चल रही ना, ये जरूर पूछा जा सकता है आपसे, ये इम्पोर्टेंट है। दैट इज 1/6 ऑफ GE। तो अब दोनों तरफ प्रभात मास का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई m भी करो, m भी तो बोलो मास इंटू g, mg की वैल्यू क्या होती है, क्या वेट होती है, mm से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें मालूम है w = mg होता है, तो m से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई m, तो बोलो इसमें भी m से कर दो और उधर भी m से कर दो। तो mge किसे कहते हो, वेट ऑन अर्थ, mgm क्या कहोगे, वेट ऑन मून। mg तो वेट होता है कि नहीं होता है, तो इसको कहोगे वेट ऑन अर्थ। तो दिस इज वेट ऑन अर्थ और वेट ऑन moon। So weight of any object on moon is 1/6 of weight of any object on। बोलो बात समझ में आ गई, क्योंकि ये सब G की वजह से हुआ। इस चीज को लिखो कि weight of any object on moon is 1/6 times of weight of any object on Earth। अब देखो अगले पेज पे 2 सवाल दिए हैं, एक 9.4 दिया है एग्जाम्पल एंड 9.5। तो पहले 9.4 करेंगे। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg। नाउ आशीष आप बताइए, अगर किसी चीज का मास 10 kg है तो उसका वेट अर्थ पर क्या होगा, 98। तो अच्छा बता दिया, मास दिया इट इज 10 kg, तो वेट होगा mg, तो 10 × 9.8 तो 98 न्यूटन। यहाँ तक तो ठीक है। अगला सवाल देखें आशना, 9.5 एग्जाम्पल, किसी का वेट अगर 10 न्यूटन है तो बताओ उसका मून पर वेट क्या होगा। अर्थ पर अगर वेट 10 न्यूटन है तो मून पर वेट कैसे निकालें, बताइए कैसे निकाल पाएंगे। इसका 1/6 कर देंगे। 1/6 कर दें, सही है, क्योंकि वेट ऑन मून, अभी फार्मूला लिखा है देखो, वेट ऑन मून क्या होगा, एग्जाम्पल 9.5, वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, दैट इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो 10 है, 6 से इसको डिवाइड करो, ये 5 आएगा, ये 3 आएगा, 3 से कट करो, 1.66 न्यूटन। So weight on moon will be ठीक है 1.66 बार न्यूटन, वरना उसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो 1.6 है। अब इसके इंटेक्स्ट देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, इसको कवर कराया जा चुका है,
सेकंड क्वेश्चन देखो, why the weight of moon object on moon is 1/6? Moon is 100 times lighter than Earth. So its gravitational pull, तो इसका ग्रेविटेशनल पुल है, उसी को तो वेट कहते हैं। ग्रेविटेशनल पुल ही तो वेट कहलाता है, डेफिनेशन है। सो इट्स ग्रेविटेशनल पुल यानी वेट is smaller than that of Earth. अब देखें, नाउ एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज इज, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेस? अगर मान लो ये दो चीजें हैं और अगर उनके बीच की डिस्टेंस मैंने हाफ कर दी, पहले डी थी और अभी कितनी कर दी, तो बताइए आशना इनके बीच लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दैट इज, लिखो फोर्स, ये अर्लियर है और ये लेटर। दो केस देखना, एक अर्लियर और एक कौन सा, लेटर। पहले फोर्स क्या माना जाए, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ये समझ में आया? अब मैंने डिस्टेंस कम कर दी, मैग्नेट को भी पास लाओ तो कितना अट्रैक्ट करते हैं, और दूर ले जाओ तो लेस अट्रैक्ट करते हैं। वैसा इसमें भी होता होगा। तो बताइए, यहाँ नया फोर्स है, उसे F1 लिख लो, वहाँ F है तो F1 साइन अलग है। जी वही, उनका मास भी वही, लेकिन उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना हो गया? फार्मूला समझ में आया? मैंने सिर्फ डिस्टेंस कम की तो यहाँ भी कम कर दी। इसे क्या लिखोगी बताओ, जी m1 m2 और उसमें किससे डिवाइड है, दैट इज डिवाइडेड बाई d/2 का स्क्वायर, अलग से लिखो। और अभी अभी हमने आपको बताया है किसी चीज से डिवीजन होता है तो इनटू होने की चीज पलट जाती है क्या? तो क्या हो जाएगा बोलो, जी m1 m2 मल्टीप्लाई में ऊपर 4 और नीचे d स्क्वायर, स्क्वायर भी कर दिया, सही है, जस्ट पलट दिया। d स्क्वायर को यहाँ पास में लिख लो तो क्या होगा बोलो, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, 4 रहेगा साथ में, सही है। जस्ट मैंने इसको अलग से लिख के पलट दिया। क्या तुम्हें मालूम है ये वैल्यू किसकी है? इसकी जगह तुम क्या रख सकती हो, f रख सकती हो, क्योंकि जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर किसे कहा गया है? तो बोलो f1 किसके इक्वल हो जाएगा, बताइए जरा। तो ये f1 है, तो f1 इज इक्वल टू f इंटू 4। तो क्या बोलोगे कि न्यू फोर्स इज नाउ 4 टाइम्स ऑफ अर्लियर फोर्स। समझ आई बात कि नहीं? 4 यहाँ एक फिर से बता दें क्या, एक बार फिर से समझ। ये देखिए, पूछ रहा है द्रव्यति, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2, और अगर हाफ कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? ये देखिए, पहले क्या था और अभी लेटर, दो चीजों के मास m1 m2 है और उनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस क्या है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी आप। तो ये मुझे बताइए, जो अर्लियर फोर्स है मैं उसे F कह रहा हूँ और नए फोर्स को क्या कह रहा हूँ, G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ क्या कहेंगे, G m1 m2 बाई d/2 का स्क्वायर, सही है। इतनी बार समझाओगे? तो तुम मुझे बताओ
d/2 क्या होता है? इसे लिख सकते हो 1/2d, या इसे क्या कर सकते हो 0.5d। यहां तक बात समझ आई? तो अब इसे क्या लिखते हैं? m1 m2 अपॉन 0.5d का स्क्वायर, करेक्ट? अच्छा, इसको लिख लो g m1 m2 बाई डी स्क्वायर, और 0.5 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? सही है? ये किसकी वैल्यू बताओ? ये पूरा सही, ये इसी की तो वैल्यू है, तो इसकी जगह क्या रख लिया जाए? g m1 m2 बाई डी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया जाए? तो f1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? f, और इसको क्या तुम 100/25 लिख सकती हो? डेसिमल हटा दिया जाए, यही तो 4 है। तो f1 कितना हो जाएगा? 4f। न्यू फोर्स विल बी 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स। सही है? मर्जी हो उस तरीके से कर लो, मर्जी हो इस तरीके से मर्जी। न्यू फोर्स 4 times than the previous force. अगला देखें कि सेकंड क्वेश्चन जिज्ञासा, अगर मुझे ये बताओ एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स है, अगर तुमने एक पत्थर गिराया और एक पेन गिराया, तो क्या ये दोनों इक्वली गिरेंगे कि पत्थर पहले गिरेगा? करेक्ट। जो ये कह रही हैं ये उससे रिकंसाइल करता है। सबसे पहले इसे एरिस्टोटल ने देखा था, जो अभी आप लोग देखने जा रहे हैं, और जो जिज्ञासा ने भी बताया। ना अब जिज्ञासा क्या कहना चाहती है, इसको हम लोग डीपली समझें। देखिए, जिज्ञासा का कहना है कि अगर वैक्यूम हो, ठीक है, ये वैक्यूम है, इसमें कबूतर का पंख है, और साथ में क्या है बताइए? एक मेटल का पीस है, और मैं ऊपर से यहाँ दोनों को गिराता हूँ, तो आपको बार बार इसमें देखना है क्या दोनों एक साथ गिरते हैं? वैक्यूम है, इसको देखो, और एक मेरे पास दूसरा वाले को, ऐसे बार बार करके देखो, बस ये हिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैक्यूम लीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे करो बार बार, दोनों चीज़ें एक, और इसमें देखो क्या क्या है। और एक ऐसी भी चीज़ है मेरे पास जो ये है, ये लीक हो चुकी है, अब इसमें भी कबूतर का पंख है, इसमें देखो दो चीज़ें हैं, तो क्या क्या चीज़ें? इसमें देखो, इसमें क्या है? एक मेटल है और एक पेपर पीस है, तो इसमें हवा भर गई, इसमें क्या चीज़ हो गई? तो इस वजह से एक पहले गिर रही, एक बाद में गिर रही। देख रहे थे नहीं? ये देखो, एक चीज़ पहले गिर रही, लेकिन अगर बिल्कुल वैक्यूम जैसी सिचुएशन हो, जैसा ये कर रहे हैं, अभी ये देंगे और लोगों को तो देख लीजिए, इसमें नहीं हो रहा है, एक पहले गिर रहा है, एक बाद में हो रहा है कि नहीं? लेकिन देखो सारे लोग, चलो ये मुझे बताओ दिग्विजय कि ये बहुत बड़ा स्टोन है और ये फेदर है, तो बताओ दोनों में जी किसमें ज्यादा लगेगा? बोलो, इक्वल लगेगा। जी का किसी से मतलब तो नहीं है, जी तो एक फोर्स है, इस पे भी जी वही रहेगा, इस पे भी जी वही रहेगा। कितना रहेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मुझे ये भी बताओ, जो इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू U प्लस AT और S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और बोलो V स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2AS, ये सभी होती है कि नहीं? इसी में G रख देंगे। लिखो इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर फ्री फ्रॉम मास। क्या इसमें कोई मास की भी टर्म आती है क्या? जब तुम टाइम निकालने जाते हो, पहले भी निकाला तुमने, कार का निकाला था, कितने समय में गिरेगी, वो लेथ से गिरी थी, क्या किसी ने तुमसे पूछा था कि कितने किलो की कार है?
तुमने तो सिंपली निकाल लिया था। तो इसलिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन एक्टिंग ऑन ऑल द इक्वेशंस इज 9.8 इररिस्पेक्टिव ऑफ मास। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स, इसके लिए अरिस्टो कहाँ चले गए थे? पिज़ा की झुकी हुई मीनार, दैट इज लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, और वहाँ से उन्होंने एक बड़ा पत्थर गिराया और छोटी सी चीज़, दोनों एक साथ ही गिरे, फिर उस पर कैलकुलेट किया। ये उनका फेमस एक्सपेरिमेंट है, वो 50 हिस्सों के साथ लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा हो गए, सही, और उसी पर सवाल कर दिया गया। अब देखो तो क्या लिखे, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस, दीज आर फ्री फ्रॉम मास। का इसमें मास की कोई टर्म है जब टी निकालने जाते हो? कोई पूछता है आपसे कार है कि ट्रक है? कोई पूछता है आपसे? ठीक है, तो लिखो इस चीज को। नाउ देखिए equations of motions are free from mass, इसमें मास से फ्री है, एंड वैल्यू ऑफ g, जो वैल्यू ऑफ g कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑल फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। सो इसलिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ड्रॉप्ड फ्रॉम सिमिलर हाइट विल रीच ऑन अर्थ एट सेम टाइम। ऑल ऑब्जेक्ट्स, कैसे ऑब्जेक्ट्स? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, ड्रॉप्ड फ्रॉम, हो जाए तो दे दीजिएगा, रख देंगे, ड्रॉप्ड फ्रॉम सिमिलर हाइट विल रीच अर्थ एट सेम टाइम। इसलिए सभी एक टाइम पे पहुंचेंगे, हो गया ना। अब देखिए तीसरा सवाल देखें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट। ये अर्थ है और एक 1 kg ऑब्जेक्ट जो इसी के सरफेस पर रखा हुआ है, उन पर कितना फोर्स होगा? ये 1 kg का, 1 kg और ये अर्थ है। आपसे पूछा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फार्मूला लगाओ, बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार फोर्स कितना होता है? Gm और बाई RE स्क्वायर। इसका मास कितना दिया है बोलो? इसका मास 1 है, तो इसको लिखो G इंटू 1 इंटू ME बाई RE स्क्वायर। अब मुझे बताओ दिग्विजय, 1 तो कट जाएगा, ये किसी का फॉर्मूला होता है दिग्विजय कि नहीं होता? ऐसा तुम्हारी जानकारी में है क्या? किसका होता है? G का। तो दिस इज स्मॉल g और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9.8। अच्छा, इसके साथ 1 kg भी है, क्योंकि वो 1 kg का तो ऑब्जेक्ट हमने लिखा ही था। तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 kg, तो ये न्यूटन में आ जाएगा, फार्मूला किसमें आ जाएगा? और वरना याद रखना कि न्यूटन ही रहेगा। एफ को ये ना लिख देना कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना लिखना, क्योंकि अभी अभी kg डाला इसमें।
ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन होता है, तो कितना ही न्यूटन। 1 किलो की चीज़ पर नीचे कितना फोर्स लगेगा, वो यही कह रहा है। 1 किलो की चीज़ पे 9.8, 2 kg की चीज़ पे अभी क्या बताया था तृप्ति ने, 19.6 बताया था कि नहीं न्यूटन। 9.8 से खट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेट पूछो तो 1 किलो की चीज़ पे पूछ रहा है तो कितना लगेगा, 9.8, सही कि नहीं। चौथा सवाल देखो, अर्थ एंड मून्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर विथ सिमिलर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर। तो क्या अर्थ ज़्यादा तेजी से फोर्स लगाती है जिज्ञासा, कि मून ज़्यादा फोर्स लगाता हो अर्थ पर। करेक्ट। जिज्ञासा कहती हैं कि दैट इज बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शंस अकर इन पेयर एंड दीज आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जितना ये पेन अर्थ पर फोर्स लगा रहा है उतना ही ये अर्थ भी इस पेन पर फोर्स लगा रहा है। तो इस तरीके से वॉट एवर ग्रेविटेशनल पुल is exerted by earth on moon, the same exact amount of reaction force is exerted by moon on earth, however it is opposite। सही है, बाकी इसके कैलकुलेशन सब मैं बता दूंगा, लेकिन ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। क्या बताइए, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है कि अगर दो लोग एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इस चीज को लिखो। आज चिकित्सा के मुंह में सरस्वती है, तो इस वजह से हर चीज सच सच बता रहे हैं। दैट इज, लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड मून, ये क्या है, आर एक्शन रिएक्शन पेयर। एज पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट। आर सही है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। वही लिख देना जो आप बोल रहे हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन। सो फोर्स exerted by moon on earth is equal to the force exerted by earth on moon, however its direction is opposite. So force exerted by moon on earth, फोर्स सेम रहेगा, लेकिन हल्की चीज पे फोर्स लगाओ तो भागी भागी चली आएगी, जैसे मून भागा भागा चला आता है। लेकिन इतनी बड़ी अर्थ पे वो फोर्स लगा रहा है तो अर्थ नहीं जा रही, हल्की फुल्की जा रही। फोर्स वही इस पे लग रहा है, लेकिन ये हल्की चीज है, इस पे इनर्शिया कम है, भागा भागा जा रहा है धरती की ओर। और धरती पे भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का, भाग ही नहीं रही। 10 न्यूटन लगाओ तो भाग जाएगी क्या? और उस पर 10 न्यूटन लगाओ, उछलता कूदता चला गया धरती के पास। लग दोनों पे रहा है, लेकिन तुम ये सोचो कि ऐसे कहो, ऐसे यहाँ कूदो लो, धरती को मैंने ऑर्बिट से खिसका दिया, जाओ। ऐसे हम लोग कहते हैं कि नहीं, कितना खिसकी होगी, खिसकी होगी मानते हैं, कितना खिसकी, बस खुश हो लेते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मून ऑन अर्थ इज सेम एज फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून। बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगला सवाल देखें। किसी को पूछ लिया जो मैं बोल रहा हूं, मून अगर अट्रैक्ट करता है, अब वही क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में कि ठीक है आप तो कह रहे हैं कि मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मून भी भागी भागी चली जाए। क्वेश्चन अगला पढ़ो 5वां, वो यही कह रहा है कि ठीक है हमने मानी आपकी बात, आप थर्ड लॉ का हवाला दे रहे हैं, यू आर रेफरिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
देन व्हाई डज नॉट अर्थ मूव्स टुवर्ड्स मून? तो क्या लिखोगे? दो द फोर्स ऑन अर्थ इज इक्वल टू मून बट अर्थ इज 100 टाइम्स हैवियर। वही तुम एक फुटबॉल पे हाथ मारो, एक पहाड़ पे या पत्थर पे मारो, तो क्या पत्थर भी भागने लग जाएगा? फोर्स भले ही लगा रहे हो लेकिन कितना भागेगा? यही चीज 100 टाइम्स भारी है। तो इसलिए देखो, दो मून अटैक होता है, वो चारों ओर चक्कर लगाता है उसी फोर्स की वजह से। देखो इस चीज को चेक कर लो। आपका सवाल एक बता दें, क्योंकि अनिकेत ने भी क्लास के पहले एक सवाल पूछा था, तो उनका भी पेंडिंग है, वो इसी में पूरा हो जाएगा। तो जैसे मान लो ये मून है, तुम्हें इनर्शिया प्रिंसिपल मालूम है? मून कभी उसके चारों चक्कर नहीं लगाना चाहता, मून सीधा जा रहा था, सीधा जा रहा था। और अर्थ ने क्या किया? बोलो इस पे, बोला नहीं तुम मेरी ओर आओ, उधर कहाँ जा रहे हो, सीधे कहाँ जा रहे हो? बोला मेरा इनर्शिया, मैं तो जहाँ जा रहा हूँ, जो चीज़ जैसे जा रही वैसे जाना चाहती है। तो अब मान लो ये मून जा रहा है, अर्थ ने बोला नहीं इधर अर्थ है, क्या कह रहे वहाँ कहाँ जा रहे हो? आओ मेरी तरफ, आओ मेरी तरफ। तो ये इधर जाने लगा, बोला नहीं हम तो सीधे जाएंगे। फिर अब अर्थ उधर है, अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? आओ मैं तो फिर से थोड़ा इधर आ गया, उधर नहीं जाओ मेरी तरफ। हर बार वो मेरी तरफ कर रही है, मतलब उसको चैन से रहने नहीं दे रही है। बड़ी मुसीबत है। यही अर्थ के साथ करा, उधर जा रहा है इनर्शिया से, कोई चीज चल रही, यहाँ से आते आते आ रहा, बहुत पीछे से आ रहा था, उसकी लंबी जर्नी थी, पता नहीं बीच में अर्थ कहाँ से भिड़ गई, उसको अपनी ओर चक्कर मरवाने लगी। तो अब ये इधर, इसने इसको बुलाया तो अभी इधर जाने लग गया। अब जब इधर जाने लग गया तो वो इधर जाना चाहता था, आपने कहा उधर कहाँ जा रहे हो, मेरी ओर आओ। फिर ये इधर जाने लग गया, तो जब इधर जाने लग गया आपने कहा अरे मेरी ओर आ, फिर ये इधर जाने लग गया, फिर इधर जाने लग गया। तो हर बार इसका क्या हो गया? दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो पहले पेज के आखिरी लाइन में लिखा है, जिसको निकेत बता। समझ में आ गई बात की नहीं? व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स which is always directed towards the center, है ना, of motion। तो ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसे क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कैसा फोर्स है? ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा, इस पे पढ़ भी लिया है, 2 बार टेस्ट भी दे दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज़ है बताइए? द फोर्स विच इज डायरेक्टेड, ठीक है, टूवर्ड्स, ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो इस चीज को, which is always directed towards center of uniform circular motion is called सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल। अब देखो, अब यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या है? दो मून exert इक्वल फोर्स ऑन अर्थ, अर्थ पर इक्वल फोर्स लगा रहा है, बट अर्थ हैज मोर इनर्शिया। प्रभात, इसका मोर इनर्शिया क्यों है बताओ जरा? इनर्शिया ड्यू टू, एज इट इज 100 टाइम्स heavier than moon, so it does not move towards moon, इसलिए ये मून की तरफ नहीं जाती। अब जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक आप करिए। किसने क्या है?
1 to 5. बोलो, ऊपर वाला भी लिख रहा है क्या? हाँ ठीक है।